आप सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का टेस्ट नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने 2 टेस्ट लिए। हमारा टेस्ट लेने का प्रारंभिक उद्देश्य ये रहता है कि जो इस प्रश्नावली से मैक्सिमम मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को लेना और लेने के बाद में आपको सरल कराना। सरल कराने का तरीका मैं आपको पीडीएफ भी भेज सकता हूँ, कोई बड़ा इश्यू नहीं होता, लेकिन पीडीएफ में इसलिए नहीं भेज रहा कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए मैं वीडियो भेज रहा हूँ। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता आपको, अधिकतम 20 मिनट का मैं वीडियो देता हूँ और एक दिन में 20 मिनट देना कोई बड़ा इश्यू नहीं होता। और मैं जब ये 20 मिनट देता हूँ तो मेरा प्रारंभिक ये टारगेट रहता है कि लाइन टू लाइन 1 बाय 1 हम इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, ये मैं करवाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप वार्षिक परीक्षा में उसी पैटर्न से लिख सकते हो और आपको मैक्सिमम नंबर प्राप्त हो सके। ये हमारा टारगेट होता है। पहले और दूसरी प्रश्नावली का हमने 2 टेस्टों के रूप में ले लिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में या इस चैनल से जुड़कर ये चेक कर सकते हो। आज हम ये तीसरा टेस्ट शुरू कर रहे हैं। इसी प्रकार हम सारे टेस्ट सभी प्रश्नावलियों को लेंगे और सारी प्रश्नावलियों के क्वेश्चन अटेंड करने का प्रयास करेंगे। बस आप एंड तक इस सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करो। अब देखो, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे इस यूनिट में कितने सवाल आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे इस यूनिट से या चैप्टर से 3 सवाल आएंगे। एक 4 नंबर का सवाल आएगा, एक 1 नंबर का आएगा, एक 1 नंबर का। तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव आ जाए और एक डिस्क्रिप्टिव यानी अति लघुरात्मक क्वेश्चन में भी 1 नंबर का आ जाता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं। अब 4 नंबर का सवाल आता है, प्रश्नावली का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमारा पहला ही कार्य ये हो जाता है कि इसमें से एक सवाल आता है ग्राफ का, और वो ग्राफ का सिर्फ 4 नंबर का सवाल ही बनता है। क्यों? कि एक तो उसमें पॉइंट्स ज्ञात करने पड़ते हैं और पॉइंट्स के बाद में हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, ग्राफ भी बनाना पड़ता है। और आप सब ये जानते हो कि ग्राफ तो मैथमेटिक्स का पार्ट है और वो 100% ग्राफ तो देगा एग्जामिनर। ये तो पहले से तैयार होते हैं, प्रिंट हो जाते हैं ग्राफ। तो ये मान के चलो, सामाजिक में से तो नक्शे आते हैं, वो कोई कहीं जा नहीं सकते, और मैथमेटिक्स में से तो ग्राफ आते हैं, तो वो भी कहीं, अभी तक मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं देखा हो जिसमें ग्राफ नहीं आते। ग्राफ 8th में भी बोर्ड में आते हैं, तो 10th में तो निश्चित रूप से आना है। तो मैं यह मानता हूं कि अपना पहला जो रिसर्च है यही खत्म हो जाता है कि हम 4 नंबर के बाकी क्वेश्चन करें। लेकिन यह है, हमें छोटी मोटी विधियां भी आनी चाहिए। विधियों के बिना भी हमारे कार्य नहीं हो सकते। कई बार वो 1 नंबर विलोपन विधि का छोटा सरल क्वेश्चन दे सकता है जो डायरेक्ट हो जाता है, वज्र गुणन विधि का भी दे सकता है, प्रतिस्थापन विधि का भी दे सकता है। तो ये हमें छोटा छोटा नॉलेज भी होना चाहिए। कई बार वो दे देता है एग्जामिनर। अब ग्राफ के क्वेश्चन है, तो ग्राफ के क्वेश्चन हम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको ध्यान से देखना। अब देखो, जब ये क्वेश्चन ग्राफ का क्वेश्चन आया है तो इसमें एक तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है उभयनिष्ठ बिंदु भी ज्ञात कीजिए। हालांकि ये नहीं पूछते, लेकिन मैंने ये आपसे पूछा है, जानबूझ के पूछा है, ताकि आपको इनका बेसिक नॉलेज थोड़ा सा हो जाए। अब उभयनिष्ठ बिंदु हमें ज्ञात करना है, तो वो भी हमें चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि हमें ग्राफ भी ज्ञात करना है, ठीक है कि नहीं। हालांकि ग्राफ लिया नहीं मैंने, लेकिन हम प्रयास करेंगे कैसे न कैसे ग्राफ लेकर आएंगे, ठीक है, और आपको ये कार्य करवाने का प्रयास करें। अब देखो, जब भी हमें ग्राफ का सवाल करना है तो हमें ये 2 ही समीकरण मिलेंगे, और इन दोनों समीकरणों को, एक को समीकरण 1 दे दो और एक को समीकरण 2 दे दो, और यहां लिखो समीकरण 1 से, ठीक है। और 1 से लिखने के बाद में ये समीकरण लिख दो, x + 3y = 6। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम उधर किसी का भाग नहीं देवे, ना किसी को ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। इसलिए जो बड़ी संख्या है, जैसे 3y है, आप उसको उधर भेज दो, बस। अब आपको बाकी कैलकुलेशन सारी जब कॉपी में करनी, कई बच्चे यहीं पर भी करने लग जाते हैं, हमें यहाँ नहीं करनी है, हमें तो यहाँ टेबल बनानी है। और प्रयास ये करना है कि एक टेबल में कम से कम 3 मान आए, 1 2 3, अगर आपका मन करे तो चौथा ले सकते हैं। बाकी मैं तो 3 मान को प्रायोरिटी देता हूं। अब ये डिपेंड आप में। अब देखो, सवाल के अनुसार हमें इसको कैलकुलेटिव करना है। जैसे आपको यहाँ y का मान रखोगे, जैसे ये समीकरण है हमारे पास,
या y का मान अगर आप 1 रखते हो तो ये 3 से गुणा होगा और 6 से घटेगा, तो कितना आएगा 3। y का आपने x का मान कितना रखा, y का मान रखा 1, तो x का मान कितना आया 3। अब यहाँ आप 2 रख सकते हो, तो जब 2 रखोगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे या गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, और 6 में से जब 6 जाएगा तो क्या रहेगा 0। बताओ ये 6 कब आया, जब आपने 2 रखा। अब आप इसमें 3 रख दो, अच्छा 3 की जरूरत नहीं है, आप इसमें 0 भी रख सकते हो, ये रख दिया 0, ठीक है कि नहीं। और 0 रखने पर कितना आया, y का मान 0 रखने पर आया 6। ये तो ये मान, आप इसमें 3 भी रख सकते हो, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, और 6 में से 9 जाएंगे कितने आएंगे -3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो बात समीकरण 1 से। जब आपको ग्राफ बनाना तो यही कॉपी लंबी आती है आपकी, 1-2 डिवाइडेशन कर दो स्केल से और यहाँ लिख दो, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि भाई हाँ ये चीज पूरा कार्य हो रहा है। और यहाँ लिख दो समीकरण 2 इससे, फिर वही इक्वेशन लिखो आप, 2x - 3y = 12। हमारा पहला और प्रारंभिक उद्देश्य ये रहता है कि हम इधर x ही छोड़े, नीचे कुछ भी नहीं लाए। लेकिन कई बार स्थितियां हो जाती है कि ऑप्शन नहीं रहता, नीचे आते हैं तो हमें लाना भी। तो ये 2x = 12 + 3y, x = 12 + 3y / 2। अब देखो कई बच्चे इस सवाल को ढंग से नहीं कर पाते हैं, पॉइंटों में उत्तर ले आते हैं। अरे भैया मानता हूं कि पॉइंटों में चलो उत्तर मजबूरी है, तब तो लाना ही है, लेकिन छोटे मोटे कार्य के लिए आप पॉइंट का मान लाने से बचो, ताकि आपका ग्राफ को करने का बड़ा आनंद आए। देखो ग्राफ पॉइंट में भी बन सकता है, ग्राफ कैसे भी चाहो तो बनाने वाला बटाव में भी बना देता है, लेकिन हमें पॉइंट से बचने का कार्य करना है। और पॉइंट से बचने का कार्य यही है, इतना सा छोटा सा मैट्रिक दे रहा हूं, हमें 2 का भाग देना है, तो 2 का पावड़ा किस में जाता है, ये सबको पता है कि सम संख्या में जाता है। तो हमें इनको इस प्रकार मल्टीप्लाई करना है कि यह सम ही आ जाए। जैसे मान लो आपने 1 मान रखा, y का मान यहाँ सरल कर रहा हूं, 12 + 3y = 2। आपने 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, रख दिया 1 रखो 3 ही आएगा, और 12 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा 15। भाग आप 2 के 7.5 आएगा। हालांकि पॉइंट में बना सकते हो, तो क्या आप एक की जगह 0 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते? आप ऐसा नंबर लो जिसको 3 से गुणा करने पर संख्या सम संख्या होती है। देखो 3 है, इसको आप 0 से गुणा करो तो ये 0 हो जाएगा, इसको आप 2 से गुणा करो 6 हो गया, 4 से गुणा करो 12 हो गया, 6 से गुणा करो 18 हो गया। 3 ही तो मान चाहिए हमें, को 100 मान नहीं चाहिए। तो ये कार्य करो, तो हमने सबसे पहले रख दिया 0, y का मान y का मान क्या रखा 0, और जब 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया। ये करना नहीं है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये पूरा 0 हो गया तो उत्तर आ गया 6। उसके बाद में हमने रख दिया 2, तो 2 को जब मल्टीप्लाई किया इससे तो 3 × 2 कितने हुए 6 और 12 कितने हुए 18, तो आपका मान कितना आया 9। अब देखो बड़ा मान आ रहा है, हमें छोटा मान लेना है, तो क्यों नहीं आप -2 ले लो, और जब -2 लोगे तो 3 को जब -2 से गुणा करोगे तो -6 आएगा, और 12 में से जब 6 जाएगा तो बोलो क्या आएगा 6, और 6 में 2 का भाग दोगे तो आपका कितना आएगा 3। इसी प्रकार आप बड़ा, आपको लगता है ये बड़ा है तो आप यहाँ पर 4 ले लो माइनस के, और यहाँ पर 4 लोगे, इसको 3 से गुणा करो कितना आएगा 12, और 12 में से जब 12 जाएगा तो क्या रहेगा 0। ये लो ये 4 मान। आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब ऐसा नहीं कि सारा प्लस लेके उतना बड़ा मान ले लिया जाए कि ग्राफ में भी हम इसको दर्शा नहीं सकते, प्रयास यही करना है। तो देखो ये 2 टेबल्स बनी कि नहीं बनी। अब आपको इन टेबल के आधार पर ग्राफ बनाना है, ठीक है नहीं। और ग्राफ बनाते समय ज्यादा कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है, और क्या चीजों का ध्यान रखना है वो भी मैं बता दूंगा आपको, और उसी के अकॉर्डिंग ये सवाल आपको करने का प्रयास करना है। अब देखो मैं देखता हूं कि ग्राफ इसमें है क्या, अगर ग्राफ मिल जाता है तो कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है कि नहीं। तो देखिए आगे, अब ये देखो हमें ये ग्राफ मिल गया, मिला कि नहीं मिला। हालांकि ये थोड़े अलग तरीके से है, लेकिन इसको हम ग्राफ का पार्ट मान सकते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे डब्बे, वैसे ही वो काम नहीं आते, लेकिन हमारे को बड़े डब्बों से मतलब। तो आपको क्या करना है, जब भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम यही है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ग्राफ के बीचों बीच में एक ऐसी
लाइन खींचनी है। क्या करना है, एक ऐसी, ये बराबर लाइन पर एक ऐसी लाइन खींचनी, ऐसी कैसी आपको यहां करके यहां लाइन खींचनी। और ये दो लाइन खींचने के बाद में आपको क्या करना है, एक इधर तीर लगा देना, एक इधर और एक इधर और एक इधर। यहां आप क्या करोगे x, तो यहां क्या हो जाएगा x डैश, यह y हो जाएगा तो यह y डैश। देखो जब भी ग्राफ बनाओ तो हमेशा पैमाना बनाना चाहिए, पैमानों के बिना सवाल अधूरा होता। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ये मूल बिंदु O है, यहाँ का निर्देशांक 0 है। आगे आप यहाँ पर 1 लिखोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 5 और ये 6। इधर जो भी मान आएंगे वो हमेशा किस में आएंगे, माइनस। ठीक है, और इसके बराबर आप लाइन खींचो ऐसे, और इधर भी जो मान आएगा वो हमेशा किस में आएगा, माइनस। ऐसे आप खींचो, इस लाइन के बराबर आप खींचो। अब हमने हालांकि एक प्लस का 9 मान आ रहा है, लेकिन हमने उसमें 4 मान लिए, तो कोई जरूरी नहीं है बोलो। अब आप ये चेक करो कि हमें जो बिंदु क्या दिया, सबसे पहले 3 और 1 0 2, ये ध्यान रखना, x और y का मान दे रखा है। इस समीकरण को हम कर रहे हैं, पहले समीकरण को, इसको हम पहले सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मान आ रहा 3 और 1, 3 और 1 का मतलब x का मान 3 और y का मान 1, ये x का मान 3 है और ये y का मान 1 है। और ऐसे लिखकर आप यहाँ कोष्टक में लिख सकते हो 3 और 1। अगला मान क्या है, x का मान 0 और y का मान कितना है, 2। ये x का मान है और y का मान ये रहा, ये लो, आया कि नहीं है। उसके बाद में अगला मान क्या है, 6 और 0। मैंने कहा कि ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, x का मान 6 है, y का मान 0, ये आ गया। 3 मान लो तो हमारा समीकरण बहुत है। एक समीकरण बना के नहीं बना। अब समीकरण बनने के बाद में आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से लेनी है और यहां आपको एक लाइन खींच देनी है। ये लो, इस प्रकार की आपको लाइन खींच दी, एक लाइन। अब आप समीकरण 2 नंबर स्टार्ट करोगे। अब जब 2 नंबर समीकरण स्टार्ट करोगे तो देखो मान, देखो आप एक तो 6 और 0, x का मान 6, y का मान 0। बताओ x का मान कितना है, 6, ये रहा, और y का मान 0, ये यहीं पे आ रहा है। तो एक बिंदु यहां लिख दो आप 6 और 0, और इधर भी लिख दो 6 और 0। उसके बाद में अगला मान क्या है, 9, चलो बड़ा अपन ले लेते हैं 3 और -2, 3 मान लेने अपने को, 3 x के और y के -2, ये y के -2 और ये 3। तो यहां लिख दोगे 3 और -2, और उसके बाद में जो आखिरी मान हमें लेना है वो है 0 और -4, तो ये 0 और ये -4। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर एक स्केल लेनी है और एकदम सीधी लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, ये देखो, अब ये ग्राफ बनाने के बाद में आप मुझे बताओ, इसका अभिनिष्ट बिंदु हमें ज्ञात करना था, तो क्या आया, 6 और 0, ये अभिनिष्ट बिंदु। और इस प्रकार ग्राफ बनेगा। यहाँ जो इक्वेशन 1 है उसका मान लिख दो, और अगर ये इक्वेशन 2 का है तो ये 2 लिख दो। अब हमें जब पैमाना मानना है तो एक तो x अक्ष पर मानना है और दूसरा पैमाना मानना है y अक्ष पर। और x अक्ष पर मानना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिख देना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये सवाल इस तरीके से करते हो तो 4 में से 4 नंबर मिलेंगे, कोई इधर उधर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, और ध्यान से देखते हुए इस टेबल को आपको सरल करना है। ठीक है कि नहीं। इस मान को हमने यूज नहीं लिया तो क्यों नहीं, हम इस मान को कुछ समय के लिए हटा ही देते। जब यूज नहीं लिया तो क्या मतलब, हमें 3 ही मान से मतलब है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छा सवाल है।
एक नंबर टाइप में, हालांकि एक नंबर का तो नहीं बनता, लेकिन अब हमें पढ़ने तो पड़ेंगे ना कुछ क्वेश्चन जो आपको अपने दिमाग को डेवलप करें। ये कह रहा है इसमें कोई ना कोई, चाहे तो आप विलोपन विधि लगाओ, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाओ, चाहे वज्र गुणन विधि लगाओ, उस विधि का भी यूज आता है। यह सवाल कहता है कि अगर हमारे पास कोई समीकरण है, क्या है, कोई समीकरण जैसे ये है, अब हमें इसे सरल करना है, तो ये सवाल है क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये इक्वेशन एक है, ये इक्वेशन 2। हमें क्या करना, समीकरण एक को y 2 को सरल करके y का मान निकालना। तो हमेशा हम कार्य क्या करते हैं, या तो x के मान को बराबर करते हैं या y के मान को बराबर करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो x की वैल्यू आती है चाहे y की मान वैल्यू आती है, बराबर करने के बाद में आप उनको चाहे समीकरण 1 में लिख सकते हो, चाहे समीकरण 2 में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ हमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, हमें घटाना है। तो ये माइनस हो गया और ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी जो माइनस है ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप मुझे बताओ, ये x और x समान है कि नहीं, ये घट जाएंगे, घटने से मतलब जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। आपको पासबुक में ऐसे काटना नहीं है, किताब में परीक्षा में हल्का सा करना ताकि एग्जामिनर के समझ में आ जाए, ऐसे हल्की सी लाइन फेर देना। तो 3 और 4 कितने हो गए, 7 y, और 11 और 24 कितने हो गए, 35। तो y का मान आपने कितना आ गया, 35/7। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 5। ये जो y का मान आया है, ठीक है, वो आप अपनी इच्छा से कोई भी समीकरण में लिख सकते हो। हम क्या कर देते हैं, का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। एक समीकरण हमारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहां मैंने y का मान रख दिया, तो 2x प्लस 3 × 5 बराबर 11। तो इनको आप जो गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 बराबर 11। तो 2x बराबर आ जाएगा 11 और ये 15 उधर जाएगा तो माइनस में। तो यह आप लिख सकते हो 2x बराबर -4, और जब आप इनको सरल करोगे तो x बराबर आ गया -2। तो आपको x का मान भी प्राप्त हो गया और y का मान भी प्राप्त हो गया। इसको बस तरीके से लाइन टू लाइन करना है। और अंत में किताब वाला कह रहा है कि अगर तो आप इसको ज्ञात करो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इसमें m का मान ज्ञात करना है। y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ, ये 5 लिख दिया। x का मान हमें -2 प्राप्त हुआ, तो ये आ गया 2m, प्लस आ गया 3। अब आपको क्या करना है, इस 3 को इधर लेकर आ जाना है। तो 5 - 3 बराबर -2m। 5 में से जब 3 जाते हैं कितने रहते हैं, 2 बराबर -2m। तो आप मुझे बताओ, 2 + 2 बटावा -2 बराबर m। तो m का मान कितना आएगा, -1। ये हमारे उत्तर आ गए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये -1 उत्तर है। बोलो बात समझ में नहीं आई? इसी प्रकार हमें करना है, कोई नया पैटर्न नहीं लगता है, ना ही कोई नया उदाहरण लगता, बस सवाल को समझकर वहां रखने की आवश्यकता है। और हमने यही कार्य किया है। आप इसको स्लो मोशन में जैसा आपको उपयुक्त लगे वैसे देख सकते हो, और इस क्वेश्चन का सरलीकरण बड़े आसानी से आप कर सकते हो। अगला सवाल देखो, ये सवाल वैसे कोई मोस्ट नहीं है, लेकिन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? इस सवाल को पढ़ोगे तो आपको ये समीकरण को पूरा करने की कंडीशन नहीं दे रहा है। बाकी मोस्टली हमें जब सवाल मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरी कंडीशंस फॉलो करते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और कुछ नहीं कह रहा है। तो आप 2 संपूरक कोण ले लो और एक को बड़ा कर दो, तो इससे उत्तर कभी नहीं आएंगे। तो ये कह रहा है कि 2 संपूरक मान लो, एक हम बड़ा कोण मान लेते हैं, किसी को मान लो, आपको जो अच्छा लगता है। तो हम बड़ा कोण x को मान लिया, छोटा कोण क्या मान लिया, y को। और जो ये किताब कह रहा है 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण, ये बड़ा कोण, और छोटा कोण से 18 अधिक है, मतलब आप सीधा समझ लो इन दोनों में अंतर है 18 डिग्री का। इसके अलावा ये कोई लाइन नहीं दे रहा है, हमें माइंड से यूज करनी पड़ेगी। अरे भैया x और y के हमें मान ज्ञात करने, संपूरक कोणों की बात कर रहा है, तो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अंतर है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए, इन दोनों को जब जोड़ते हैं ना, तो इन संपूरक कोणों में 2 कोण अगर जुड़ते हैं तो उनका योग 180 डिग्री भी होता है। ये लाइन हमारे अपने माइंड से हमें लेकर आना है, तभी क्वेश्चन होगा, अन्यथा नहीं होगा।
आप सही दिमाग नहीं लगाओगे तो ये कभी भी नहीं हो सकता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम इस सवाल को हम आगे सरल कर सकते हैं। तो देखो, हमें एक को तो समीकरण एक देना है, जैसे मान लो x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो ये समीकरण एक आ गया और ये समीकरण कितना आ गया? 2। आए कि नहीं आए? और समीकरण 1 और 2 आए। अब इनको हमें क्या करना है, जब भी हम कोई सी भी विधि से सरल करते हैं तो सरल करने के भी कुछ नियम होते हैं कि हम अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये चीज आती है कि आप कौन सी मेथड का यूज करना चाहते हो। कि भाई इसमें विलोपन विधि भी आती है, प्रतिस्थापन विधि भी आती है, इन विधियों को हम सरल करने का प्रयास करें। तो आप देखिए इन सवालों को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम इन सवालों को सरल करने का प्रयास करें तो यहाँ पे क्या कोई ज़्यादा मैटर भी नहीं है, ज़्यादा कोई कठिन वाली चीज़ भी नहीं है। अब देखो, हम आप यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि हम 2 समीकरणों को सरल करते हैं। सरल करने के लिए इनके पार्ट को बराबर करना पड़ता है और बराबर करने के लिए आप चाहो तो इनको घटा दो, और जब यहाँ घटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो ये x से x तो सरल हो जाएगा और y को आप ऐड करोगे तो 2y आ जाएगा, और 180 में आप 18 घटाओगे तो 162 डिग्री आ जाएगा। और जब y का मान आप निकालोगे तो 162 में आप 2 का भाग दोगे तो 81 डिग्री आ जाएगी। बताओ ये किसका मान आया? ये मान आया y का। इसी प्रकार हमें x का मान ज्ञात करना, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब हम x का मान ज्ञात करते हैं तो इस y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख सकते हो और आप चाहो तो y का मान समीकरण 2 में रख सकते हो, लेकिन अपन लिख देते हैं 1 में। तो देखो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या x की जगह आपने रख दिया, सॉरी y की जगह रख दिया 81 बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया x बराबर 180 माइनस 81। इसका मतलब क्या हो गया? x का मान कितना आएगा हमारे? x का मान आ गया 99 डिग्री। तो ये तो हुआ किसका मान? x का मान ज्ञात कर लिया, ये हमें y का मान, और यही ज्ञात करना, और कोई चीज नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे अंत में बड़ा कोण जो x था वो कितना प्राप्त हो? 99 डिग्री, और जो छोटा कोण था वो क्या था? 81। अब आप कहोगे सर ये तो सरल सवाल था, ज्यादा दिमाग लगाना भी जरूरत नहीं पड़े। अरे भैया सरल तो था, लेकिन ये जो कंडीशन है ना, बस ये इंपॉर्टेंट थी, ये हम ढूंढ नहीं पाते और ये माइंड ही भी नहीं लगा ले। क्यों? कि परीक्षा में इतना प्रेशर होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये घर पे समझना है और ये लाइन अपने माइंड से लेके आनी, क्योंकि इसका जिक्र इसने 2 नंबर लाइन का कहीं पर नहीं किया है। अगर जिक्र करता तो ये मोस्ट भी नहीं बनता। आपको और बता रहा हूं, ये जिक्र नहीं कर रहा, इसीलिए ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है। अब आगे वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल हमें आना चाहिए, और इसमें ये देखो अलग अलग कंडीशन बनती है। अब देखो, सबसे पहले सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ग्राफ से आगे ये बनते नहीं है कोई क्वेश्चन, लेकिन जब इतनी बड़ी इसने प्रश्नावली दी है तो निसंदेह कोई ना कोई तथ्य रहते हैं। अब देखो हम इस सवाल को कर रहे हैं, ये कह रहा अपरिमित रूप से हल होंगे, तो आपको वो कंडीशन आनी चाहिए जो किसी भी समीकरण जो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इन समीकरणों का जो तुलनात्मक अध्ययन करें, ये आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। अगर मान लो कहीं आपने याद नहीं किया है तो इनको याद करना है। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं अपरिमित हल की, और अपरिमित हल की बात करेंगे जब यहाँ लिखेंगे जब हल क्या होंगे? अपरिमित। क्या होंगे? अपरिमित। तो आप इनकी तुलना के रूप में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या लिखोगे? c1 बटा c2 लिख दिया, और लिखने के बाद में आपको इनको सरल करने का प्रयास करना है। अब कैसे और किस प्रकार सरल होते हैं ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, ये लिख दिया अपन ने, इसकी तुलना कर दी, a1 का मान क्या, a2 का मान कितना आ गया 12, ये b1 का मान 3, ये इसका मान कितना आ गया k।
आगे आप सरल करोगे तो -k-3 और नीचे आ गया माइनस का k। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण समीकरण ये बन गया। तो आप या तो प्रथम दो पद ले सकते हो या अंतिम दो पद ले सकते हो। क्यों कि सारे बराबर है, तो मान लो आप प्रथम दो पद से ले रहे हो। कौन से पद से ले रहे हो? दो से। तो ये आ गया k/12 बराबर 3/k। अब देखो यहाँ वज्र गुणा का यूज होएगा, यहाँ आपको गुणा करना आता है, तो k को k से गुणा कर दिया, 12 को किससे गुणा कर दिया? 3 से। तो ये आ गया k² और ये आ गया 36। तो k बराबर क्या आया? +-6 आया कि नहीं? अब आप प्लस का मान लेते हो या 6 के मान लेते हो, आपको यहाँ रख के ट्राई करना है कि किस प्रकार हमें अपरिमित रूप से हल होगा। हालांकि इसमें कोई समस्या है, कोई बाधा जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार आप यहाँ रख के चेक कर सकते हो दोनों पदों को, और मान की तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर अध्ययन करोगे तो आगे आपको पता करना है कि मुझे प्लस का मान लेना है कि माइनस का लेना है। ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। क्यों कि सारी चीजें हम बता देंगे, सारी चीजों का हम अध्यापन करा देंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम 10th में, तो बात समझ में आएगी नहीं। इन चीजों का अध्ययन करो, और आपकी परीक्षा के लिए जो सबसे अच्छा सवाल बनता है वो ये बनता है। मैंने लिखा रैखिक समीकरणों का तुलनात्मक स्थितियां ज्ञात कीजिए। ये 3 स्थितियां, देखो ये क्या समीकरण है, ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंट आपके नहीं रहेगा। ये तो बताता है कि इन मानों को हम कैसे लिखते हैं। हमारी इंपॉर्टेंट स्थिति ये बनती है 1, 2, 3। परीक्षा में कई बार आ जाता है कोई हल नहीं, तो रेखाएं किस प्रकार बनेगी? समांतर रेखा। उनकी कंडीशंस क्या होती है? ये होती है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इनके जब समीकरण आते हैं ये माइनस के चिन्ह के साथ रहते हैं, क्योंकि हमारे जो वास्तविक समीकरण होते हैं वो प्लस में होते हैं ऐसे। इसी प्रकार a2 का बनता है, इसी प्रकार b2x का बनता है। और इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। एग्जाम में 100% 1 नंबर का सवाल इसका आएगा आपको, मैं आज कह रहा हूं आपको। और उसके बाद में आखिरी चीजें जो बता रहा हूँ, इन विधियों का आपको थोड़ा अध्ययन करना, विलोपन, वज्र गुणन, प्रतिस्थापन, थोड़ा थोड़ा आपको अध्ययन करके पता होना चाहिए कि हम किस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्योंकि 4 नंबर के लिए मान लो अगर आपको अटकाने का प्रयास करे तो आपको ऐसी स्थितियों में नहीं आना चाहिए। आपने समय दिया, देखा, हमने सारी प्रॉब्लम को सोल्व कराने का प्रयास किया है, अधिकतम से अधिकतम कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहो। चलो ग्राफ का है तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।